नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हम TCS का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हिस्ट्री को उठाया है और हिस्ट्री में भी हमने सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री पर चर्चा करना प्रारंभ किया है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने लगभग 25 प्रश्नों को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखा और इस वीडियो में हम 26 से लेकर के 50 यानी अगले 25 प्रश्नों को पूरी डिटेल से, पूरे विस्तार से, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और पिछले प्रश्नों का रिवीजन भी हम निरंतर करते रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो सके। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं प्रारंभ करता हूं आज का पहला प्रश्न और आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का जन्म हुआ वह थी वैदिक सभ्यता यानी कि आर्य सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मूलभूत अंतर क्या था? तो केवल यही मूलभूत अंतर था कि जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। देखिए, नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं, लेकिन ये विशेषताएं उसे डिफर नहीं बनाती वैदिक सभ्यता के साथ। वैदिक सभ्यता से जो विशेषता उसे डिफर बनाती है वो क्या? कि वह नगरीय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता है। इसी आधार पर हम सिंधु घाटी की सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि हमें तांबे के वाणाग्र मिले हैं, तांबे के वाणाग्र मिले हैं, साथ ही हमें सोने से बना हुआ हार प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें सोने से बना हुआ, सोने के मनके से बना हुआ हार प्राप्त हुआ है। वहीं यदि हम बात करें कुणाल की, तो कुणाल से हमें चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। और यदि हम तांबे से परिचित हैं तो इसका तांबे से परिचित हैं और तांबे में हमने टिन को मिलाकर के कांसा बनाया। हमने मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर के, तांबे में टिन मिलाकर के कांसे का निर्माण कर लिया। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, साथ ही कांसे के अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। यानी तांबा हो गया, स्वर्ण हो गया, चांदी हो गया, टिन हो गया, कांसा हो गया, इन सभी धातुओं से हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग परिचित थे। परंतु वर्तमान समय तक हड़प्पा कालीन सभ्यता का कोई भी वस्तु लोहे की प्राप्त नहीं हुई है। इससे पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। उस समय के निवासी लोहे के विषय में ज्ञान नहीं रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बल्कि वैदिक काल में भी, अगर वैदिक काल को हम दो भागों में बांट दें, एक को कहते हैं ऋग वैदिक काल और दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता कहते हैं, पर ऋग वैदिक काल के जो निवासी हैं वे लोहे से परिचित नहीं थे, वे लोहे से अपरिचित थे। तो ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल के निवासी भी लोहे से अपरिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी भी लोहे से अपरिचित थे। लोहे का जो पहली बार भारत में साक्ष्य प्राप्त होता है वह उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है और वास्तव में उत्तर वैदिक काल की सभ्यता ही लौह युगीन सभ्यता थी। पर इन जनरल टर्म्स में हम कह देते हैं कि वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता थी। पर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में आज तक लोहे के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोहे के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कांसा हो गया, टिन हो गया, इन सभी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस प्रजाति के लोग सर्वाधिक थे? तो भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन या मंगोलाइड।
तो देखिए ये 4 प्रजातियां हैं मानव की, और इन चारों प्रजातियों के जो व्यक्ति थे वे सिंधु घाटी सभ्यता में उपस्थित थे। हमें कैसे पता लगता है? हमारे सामने तो अब उपस्थित नहीं है ना, कोई पुस्तक तो है नहीं जिस पुस्तक में उस समय के लोगों ने लिख दिया हो, पर हमें कंकाल प्राप्त हुए हैं। जो खुदाई करी गई है पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा, उसमें कंकाल प्राप्त हुए हैं, और कंकालों का परीक्षण करने से पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड, इन चारों प्रजातियों के व्यक्ति रहते थे। जबकि यदि बात करें सर्वाधिक किस प्रजाति के थे, तो सर्वाधिक थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के। तो सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, जबकि चारों प्रजातियों के व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के दरवाजे घरों की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। किस नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? देखिए आज अगर आप अपना घर देखें, अगर आपका घर हाईवे पर है तो सीधी सी बात है कि आपके घर का दरवाजा हाईवे पर ही खुलता होगा, या अगर मेन रोड के आसपास आपका घर है तो आपके घर का दरवाजा मेन रोड पे खुलता होगा। सेकेंडरी दरवाजा भले पीछे खुलता हो, लेकिन मेन दरवाजा आपकी प्रयास रहेगा कि मेन रोड पे खुले। पर सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जो घर हुआ करते थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे गली में खुलते थे। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो निजता को, प्राइवेसी को बहुत ज्यादा मान देते थे, और वे मानते थे यदि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलेंगे तो मुख्य सड़क पर लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है और हर आने जाने वाला व्यक्ति घर में ताक झांक करता रहेगा। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जो घरों के दरवाजे होते थे वे पीछे गली की ओर खुलते थे। पर एक नगर ऐसा है जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, और वह नगर कौन सा है? तो वह नगर है लोथल, डॉकयार्ड सिटी, बंदरगाह शहर लोथल। और इतिहासकारों का कहना है कि लोथल में ये जो घर पाए गए हैं जिनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, ये वास्तव में घर नहीं बल्कि क्या है, ये दुकानें हैं। क्योंकि लोथल जो है एक बंदरगाह शहर है, नावों से, जहाजों से दूसरे शहर का, दूसरी सभ्यताओं का जो सामान है वो सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचता है, लोथल तक पहुंचता है, और उस सामान की बिक्री करने के लिए मार्केट बनाया गया था, दुकानें बनाई गई थी। और दुकानों का दरवाजा तो सीधी सी बात है मेन रोड पे ही खोला जाएगा, क्योंकि जहां आवाजाही ज्यादा होगी वहीं तो ग्राहक होंगे और वहीं तो सामान खरीदेंगे। तो दुकान मेन रोड की ओर खुलते हैं, जबकि मकान पीछे गली में। तो लोथल में जो घर पाए गए हैं वो उनके जो दरवाजे हैं वो कहाँ खुलते हैं? मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। जबकि अन्य नगरों के घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? पीछे की ओर खुलते हैं, और इन घरों को इतिहासकार दुकान मानते हैं। तो लेकिन हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न यह है कि किस नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो वो हो जाएगा लोथल। देखिए जितने भी अपवाद है ना, वो अपवाद आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला अपवाद यही है कि सारे सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर पाए गए हैं उन नगरों के जो दरवाजे हैं घरों के, वो पीछे गली में खुल रहे हैं, जबकि लोथल के घरों के दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं? मुख्य सड़क की ओर। जैसे जैसे अपवाद आएंगे मैं आपको याद कराऊंगा पिछले भी, तो यह ध्यान रखिएगा। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है सर्वाधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से या मीठाथल से। तो देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको कल लिखवाया था, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, यदि आपको यह शाब्दिक अर्थ याद है तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मृतकों का टीला यानी लाशों का टीला ही है। इसका मतलब है कि सर्वाधिक कंकाल कहां से प्राप्त होंगे? वो प्राप्त होंगे आपके मोहनजोदड़ो से। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए सारे सिंधु सभ्यता में जो कंकाल हैं पाए गए हैं वो हर नगर से पाए गए हैं, लेकिन यदि सर्वाधिक कंकाल पूछ लिया जाए तो वह मोहनजोदड़ो से पाया गया। इसीलिए तो मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, आपसे ये पूछा जा सकता है, ये इसको कह सकते हैं आप लंबाई। और इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक यानी कि चौड़ाई कितने किलोमीटर में फैली हुई थी? तो यदि लंबाई की बात करें यानी कि उत्तर से दक्षिण तक, तो ये हो जाएगी आपकी 1100 किलोमीटर।
जबकि चौड़ाई यदि बात करें यानी कि पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक, ये हो जाएगी आपकी 1600 किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की। इसके अलावा पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का यदि आपसे एरिया पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा 13 लाख, इसको करेक्ट कर लीजिए, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये तीनों आंकड़े याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है तो वो हो जाएगी आपकी 1100 किलोमीटर की, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है तो 1600 किलोमीटर, और पूरा क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार या गोलाकार? तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, वास्तव में यदि उसके आकार को देखें तो उसका आकार कैसा है? उसका आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकार है। अगर उस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है तो सबसे उत्तरतम बिंदु है मांडा, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में पड़ता है। इसी प्रकार सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका दैमाबाद, दैमाबाद। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। देखिए इसका ट्राइंगल कुछ अलग तरीके का बनेगा, कोई एग्जैक्टली कोई ट्राइंगल नहीं है, पर ये जो क्षेत्रफल है ये त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इसको देखा जाए तो ये कुछ त्रिभुजाकार दिखेगा। कोई इस फिगर से आप कह दें कि ये तो सर आप पूर्वी नहीं है, पश्चिमी नहीं है। आपको सबसे उत्तरतम बिंदु याद रखना है मांडा, सबसे दक्षिणी बिंदु याद रखना है दैमाबाद, सबसे पूर्वी बिंदु याद रखना है आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी बिंदु याद रखना है आपको सुतकांगेडोर। इन सभी पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई है, और इसका आकार कैसा है? इसका आकार है आपका त्रिभुजाकार। तो ये ध्यान रखिएगा, नीचे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रंगपुर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? तो रंगपुर जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये कि ये जो रंगपुर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, किनारे स्थित है, ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया। मोहनजोदड़ो का प्रश्न कई बार पूछा गया है, कालीबंगा का कई बार पूछा गया है, हड़प्पा का कई बार पूछा गया है, लोथल का कई बार पूछा गया है, पर अभी तक रंगपुर का नहीं पूछा गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न टकराएगा, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगपुर स्थित है आपका भादर नदी के किनारे। यदि बात करें इस रंगपुर की उत्खननकर्ता कौन थे तो SR राव इस रंगपुर के उत्खनन करता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ये प्रश्न तो कई बार आया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसका उत्तर पता होगा। लोथल जो है हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, चनूदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार अभी हमने देखा रंगपुर हमारा जो है रंगपुर हमारा भादर नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल आपका जो है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, लोथल क्या है? तो लोथल एक बंदरगाह शहर है। लोथल से ईंटों से निर्मित एक विशाल घेरा प्राप्त हुआ है, जिसे SR राव ने क्या कहा है कि यह तो एक बंदरगाह है। SR राव कौन थे? तो SR राव ने लोथल का उत्खनन किया था, लोथल की खुदाई की थी। और लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इस लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाए कि लघु
मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। देखिए ये स्लाइड आप सभी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। इस स्लाइड में मैंने नदी किनारे स्थित सैंधव नगरों को एक जगह पर लेकर के आया हूं। हड़प्पा अगर आपसे पूछ ले किस नदी के किनारे पर है तो वह रावी नदी के किनारे पर है। वहीं आपसे पूछ ले मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है तो सिंधु नदी के। चन्हूदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे पर है। और ये तीनों ही नगर कहां स्थित हैं? कोटत जी, चारों नगर, कोटत जी को भी याद रखिएगा, कोटत जी भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और ये चारों ही नगर आपके पाकिस्तान में स्थित हैं। बात करें यदि कालीबंगा की तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं रंगपुर भादर नदी के किनारे पर है। रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है सतलज नदी के किनारे पर है। वहीं लोथल किस नदी के किनारे पर है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। वहीं सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर दाशक नदी या दाशक नदी के किनारे पर स्थित है। हरियाणा में पर बनावली करके एक प्रदेश पड़ता है और आपसे पूछा जाए यदि बनावली किस नदी के किनारे स्थित है तो सरस्वती नदी के किनारे पर यह स्थित है। वहीं सबसे दक्षिणी बिंदु अगर दैमाबाद की बात की जाए कि दैमाबाद कहां है तो दैमाबाद आपका प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। एक जो है आप मांडा, वैसे प्रश्न में तो मैंने बता ही दिया था कल, पर मांडा भी इस लिस्ट में याद कर लीजिएगा। मांडा जो कि सबसे उत्तरतम बिंदु है अगर आपसे पूछ ले वह किस नदी के किनारे पर स्थित है तो वह चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्लाइड को आपको बार अपने पास चिपका लीजिए जब भी दीवार पे या जहां पे भी आपको जो है स्टडी करते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। इस लिस्ट से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, न्यून कोण पर काटती थी, अधिक कोण पर काटती थी और एक दूसरे के समानांतर थी या कभी नहीं काटती थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता, नगर और शहरों में क्या अंतर होता है? नगर में अंतर यही होता है कि वहां पे जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स होती हैं जो बनाई जाती हैं ताकि आवागमन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मार्केट होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, इस तरह के शहर कह देते हैं। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता भी नगरीय सभ्यता थी क्योंकि वहां पे मार्केट पाए जाते थे, वहां पर बढ़िया चौड़ी पक्की सड़कें हुआ करती थी, वहां पे जल निकासी के उचित प्रबंध थे, बड़ी बड़ी नालियां बनाई थी। गांव में देखें तो कोई नाली वाली होती है, छोटी छोटी नालियां होती है जिसमें पानी बह रहा होता है, लेकिन शहरों में आप बड़ी बड़ी नालियां देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियां थी वो भी बड़ी बड़ी थी, ढकी हुई थी। इन सभी आधार पर, इस संरचनात्मक आधार पर हम सिंधु घाटी की सभ्यता को कैसी सभ्यता कहते हैं? नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कों का एक बड़ा ही जाल बिछा हुआ था जिससे आवागमन में कोई तकलीफ ना हो। और ये सड़कें जो हैं एक दूसरे को किस प्रकार काटती थी? तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ये सड़कें ऐसा लगता था कि जाल बना हुआ है, इसीलिए इन सड़कों को ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति के आधार पर बना हुआ बताया जाता है। तो सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? तो ये काटती थी समकोण पर यानी 90 डिग्री के एंगल पर। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, बुर्जहोम से, लोथल से या कुनाल से। तो देखिए अगर बात करें युग्म समाधान की तो वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। युग्म समाधान से तात्पर्य है एक ही कब्र में दो लोगों को एक साथ दफनाना। और ये इस तरीके की युग्म समाधानों की कब्र की बात करें तो ऐसी 3 कब्रें हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं, यानी युग्म समाधान के जो साक्ष्य हैं हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। देखिए दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे सिंधु घाटी सभ्यता में। एक को कहते थे पूर्ण शवाधान, दूसरा कहलाता था आंशिक शवाधान और तीसरा कहलाता कलश शवाधान। यदि आपसे पूछा जाए कि ये तीनों प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार कहां पर प्रचलित थे तो तीनों प्रकार के प्रचलित थे कालीबंगा में। जबकि यदि युग्म शवाधान के विषय में पूछे तो युग्म शवाधान कहां पर था? लोथल में। और ऐसी कितनी समाधियां पाई गई हैं? तो 3 समाधियां हमें प्राप्त हुई हैं लोथल से। तो युग्म समाधान कहां प्रचलित था? तो यह प्रचलित था लोथल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ब्लैंक को छोड़कर सभी नगरों में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, लोथल एवं चन्हूदड़ो, कालीबंगा एवं रंगपुर, रंगपुर एवं धौलावीरा। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जो भी आपको अपवाद मिले ना उन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। जैसे कि लोथल के विषय में हमने क्या अपवाद देखा था कि सभी जो नगरों के घरों के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जबकि लोथल के घरों के दरवाजे सभी अन्य नगरों के घरों के दरवाजे गली में खुलते थे, जबकि लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये एक अपवाद है। उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में जो नगर पाए गए हैं उन नगरों में जो निर्माण हुआ है वो पक्की ईंटों से हुआ है। जो सड़कें बनाई गई हैं, जो नालियां बनाई गई हैं, जो दुर्ग बनाए गए हैं वो पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप दो नगर ऐसे हैं जहां पक्की ईंटों की जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, और वो नगर कौन कौन से हैं? वो नगर हैं कालीबंगा और रंगपुर। यानी कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो कालीबंगा और रंगपुर में कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ है? कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कालीबंगा और रंगपुर दो ऐसे नगर हैं जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीन बनाकर किलेबंदी की गई थी। इन नगरों की किले की दीवारों, सड़कों और अन्य संरचनाओं के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, किंतु कालीबंगा नहीं, कालीबंगा एवं रंगपुर इसके अपवाद हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा एंड रंगपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांसे से निर्मित नर्तक की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से, कुणाल से, मोहनजोदड़ो से या सुतकांगेडोर से? तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने कई बार चर्चा करी थी कि कांसे की बनी नर्तक की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है, तो वह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसी वजह से ये जो कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इसी वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे, यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता से आगे बढ़ चुके थे सिंधु सभ्यता के लोग। कांसे के विषय में उन्हें ज्ञान हो चुका था कि तांबे में यदि टिन मिला दिया जाए तो कांसा प्राप्त हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है, और ये बहुत ही फेमस मूर्ति। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस विधि से बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है आपकी द्रव मोम विधि से। द्रव मोम विधि से। द्रव मोम विधि से क्या होता है कि सबसे पहले तो एक मिट्टी की कोई डॉल बनाई जाती है, उसके ऊपर फिर वैक्स लगाया जाता है, और उसके बाद उस वैक्स जो है मिट्टी को निकाल करके उसमें कांसा भर करके द्रव मोम विधि के माध्यम से निर्माण किया जाता है इस मूर्ति का। तो नर्तकी की ये जो मूर्ति है ये कहां से की बनी हुई, कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपको मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं? देखिए वक्राकार ईंटों का तात्पर्य है गोल ईंटें। तो ईंटें जनरली ज्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की गई हैं वो चौड़ी ईंटें हैं, लेकिन वक्राकार ईंटें कहां पर प्रयोग की गई हैं अगर आपसे पूछा जाए तो वक्राकार ईंटें प्रयोग की गई हैं चन्हूदड़ो में। चन्हूदड़ो जहां से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, जहां से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है, जो कि एक औद्योगिक नगरी थी, उसी चन्हूदड़ो से वक्राकार ईंटें मिलती हैं। और याद कीजिए आप, ये भी एक अपवाद था। चन्हूदड़ो से पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी, किसी भी प्रकार के किसी दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिलता। देखिए दुर्गों के संबंध में कुछ प्रश्न बनते हैं। एक, जितने भी सिंधु सभ्यता के नगर हैं उसमें दो प्रकार के टीले पाए जाते थे। एक टीला होता था पश्चिमी टीला और एक टीला होता था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो कि ऊंचाई पर बनाया जाता था, जहां पर शासक वर्ग या प्रभुत्व रखने वाले वर्ग निवासी निवास करते थे। वहीं पूर्वी टीले पर साधारण जनता निवास करती थी। इसे निचला टीला भी कहा जाता था। और इन टीलों के आसपास किले बंदी की जाती थी। और सिंधु सभ्यता का एक ऐसा नगर जहां पर किसी भी प्रकार के कोई किले प्राप्त नहीं हुए हैं, किसी दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिला है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा चन्हूदड़ो।
वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिस्तरीय नगर कौन सा है, यानी कि 3 स्तरों में किस नगर का विभाजन, ये तो दो स्तर हो गए ना नगर के, तो 3 स्तरों में किस नगर का विभाजन है, तो त्रिस्तरीय नगर हो जाएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? देखिए वक्राकार ईंटें कहां से मिली हैं? वक्राकार ईंटें मिली हैं चन्हूदड़ों से। वहीं अगर अलंकृत ईंटों के साक्ष्य की बात करें तो अलंकृत ईंटें हमें प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से ध्यान रखिएगा, कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं, पकी हुई ईंटें नहीं मिली, कच्ची ईंटें मिली है। कहां से? कालीबंगा से और रंगपुर से, हम चर्चा कर चुके हैं। पर ये जो कच्ची ईंटें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं वे कैसी हैं? वे हैं अलंकृत ईंटें। अगर बात करें कच्ची मिट्टी की ईंटें तो ये कालीबंगा और रंगपुर से प्राप्त हुई हैं। अलंकृत ईंटों की बात करें तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। जबकि वक्राकार ईंटें कहां से प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई हैं हमें चन्हूदड़ों से। माउंट एबी स्थित है लोथल में, हड़प्पा में, राखीगढ़ी में या मोहनजोदड़ो में? देखिए अगर माउंट एबी के विषय में क्वेश्चन किया जाए तो माउंट एबी का जो संबंध है वो हड़प्पा से है। सैंधव नगरों में नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया जाता था। अभी हमने चर्चा करी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, तो पश्चिम की ओर दुर्ग का जो निर्माण किया जाता है, और हड़प्पा में जिस टीले पर यह दुर्ग का निर्माण किया गया है उस टीले को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कह करके पुकारा है। तो माउंट एबी एक टीला है जो कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपका हड़प्पा में। तो माउंट एबी के विषय में यदि प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माफ कीजिएगा, अटक गया था, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था। चलिए, निम्न में से किस नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था? धौलावीरा, रंगपुर, लोथल या कालीबंगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोथल। 2 प्रकार के टीले हैं, एक है आपका पश्चिमी टीला और एक है पूर्वी टीला। इन नगरों को द्विस्तरीय नगर कहते हैं। और यदि बात करें इसमें त्रिस्तरीय नगर की तो ये कहां से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। तो धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जबकि रंगपुर से किसी भी प्रकार की कोई किलेबंदी हमें प्राप्त नहीं होती। और यदि बात करें लोथल की तो लोथल में 2 भागों में नहीं बांटा गया इस किले को, बल्कि एक रक्षा प्राचीर से इन दोनों को जोड़ दिया गया है। इन दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर से जोड़ दिया गया है, अलग अलग किलेबंदी नहीं की गई है। तो ऐसा नगर कौन सा हो जाएगा? नगर हो जाएगा लोथल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? देखिए सर्वाधिक स्थलों की बात करें तो सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में या हरियाणा में? तो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं दोस्तों गुजरात में। महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो गुजरात में कौन कौन से हैं? तो गुजरात में लोथल स्थित है, धौलावीरा स्थित है, चन्हूदड़ो स्थित है, सुरकोटड़ा है, रंगपुर है, देसलपुर है, रोजदी है, कुंतासी है। दोस्तों इसमें से चन्हूदड़ो को काट लीजिएगा, ठीक है। लोथल हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, सुरकोटड़ा हो जाएगा, रंगपुर हो जाएगा, देसलपुर हो जाएगा, रोजदी हो जाएगा और कुंतासी हो जाएगा। ये सभी कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं आपके गुजरात से। चन्हूदड़ो तो आपका जो है पाकिस्तान में मिलेगा, ठीक है। तो लोथल, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, रंगपुर, देसलपुर, रोजदी और कुंतासी ये सभी आपको कहां से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं आपको गुजरात से। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी का बना हुआ हल
निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्टी का बना हुआ हल। देखिए अच्छा बताइए, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? अगर मैं आपसे पूछूं जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? जुते हुए खेतों के साक्ष्य, तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? ये हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। पर यदि मिट्टी का हल, बना हुआ हल अगर पूछ ले ये कहां से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है बनावली से। बनावली हरियाणा राज्य में स्थित एक पुरा स्थल है जिसकी खोज की यदि बात करें तो इसकी खोज करी है RS बिष्ट ने। कब करी थी? 1973 में। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव है। जो बड़ी बड़ी नालियां, सुव्यवस्थित नालियों जिनके लिए सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है, जिस आधार पर हम कहते हैं नगर हैं ये, तो यहाँ पर पानी जल निकास प्रणाली का उचित प्रबंधन है। परंतु बनावली एक ऐसा सैंधव नगर है जहां जल निकास प्रणाली का अभाव पाया जाता है। देखिए बात करें राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्या है? यह भारत में उपस्थित सभी सैंधव नगरों में सबसे बड़ा है। यानी भारत में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर पाए जाते हैं, जैसे महत्वपूर्ण नगरों की बात करें तो लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, सुरकोटड़ा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, दैमाबाद हो गया, मांडा हो गया, मीताथल हो गया, बनावली हो गया, इन सभी में जो सबसे बड़ा नगर है वह कौन सा है? तो वो है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां स्थित है? तो राखीगढ़ी स्थित है आपका हरियाणा में। चलिए प्रश्न था मिट्टी का बना हुआ हल, तो मिट्टी का बना हुआ हल कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली से। और बनावली कहां स्थित है? हरियाणा में। चलिए एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए कल भी हमने चर्चा करी थी कि धौलावीरा से एक तालाब निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तालाब मिला है, इसका मतलब वहां पर जल प्रबंधन व्यवस्था थी, यानी जल निकास प्रणाली, जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। साथ ही हमने पढ़ा था कि धौलावीरा से एक शिलापट्ट प्राप्त हुआ है और इस शिलापट्ट पर ब्रुस्टोफोदन लिपि लिखी हुई है, यानी सैंधव लिपि लिखी हुई है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिपि युक्त शिलापट्ट कहां से प्राप्त हुआ है अगर आपसे पूछ ले, तो वह शिलापट्ट भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। धौलावीरा जो कि एक त्रिस्तरीय नगर था, ठीक है, वहां वो किस लिए प्रसिद्ध है? वह जल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। जल संरक्षण के लिए वहां पर एक तालाब का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया? देखिए पिछले प्रश्न से ही कनेक्टेड है। जल संरक्षण व्यवस्था जो है धौलावीरा में जल संरक्षण व्यवस्था के लिए तालाब का निर्माण किया गया था कि नहीं किया गया था? तो इसे ही अपवाह तंत्र के निर्माण का पहला उदाहरण माना जा सकता है। और अपवाह तंत्र का निर्माण यदि सबसे पहले किसी सभ्यता के लोगों ने किया था, पूरी की पूरी सभ्यता पूछी जाए तो कौन सा हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के द्वारा। परंतु यदि कोई एक नगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तब उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। तो अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न है हड़प्पा की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नालियां और कुएं मिले हैं, हमें नालियां भी प्राप्त हुई हैं, कुएं भी प्राप्त हुए हैं, दुर्ग भी प्राप्त हुए हैं। दुर्गों के बारे में तो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और उसके आसपास बने हुए दुर्ग। धन्यागार यानी अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं, और अन्नागार तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। लेकिन किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य, न शिखर रहित और ना ही शिखर सहित, किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य हड़प्पा से, हड़प्पा ही नहीं बल्कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। यानी किसी भी प्रकार का कोई मंदिर किसी भी सैंधवकालीन स्थल से प्राप्त नहीं होता। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा नहीं करते थे? करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो तो मानव के रूप में, पशु के रूप में, प्रकृति के रूप में हर प्रकार से ईश्वर की आराधना करते थे, मात्र देवी की पूजा करते थे।
पर मंदिर नहीं बनाते थे। पूजा करने के लिए मंदिरों का होना जरूरी है क्या? मंदिर तक उस समय लोग जानते नहीं थे कि मंदिर भी कोई चीज होती है। तो किसी भी प्रकार के कोई मंदिर के साक्ष्य सैंधवकालीन सभ्यता से प्राप्त हमें नहीं हुए हैं। चलिए अगला है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पैमाने से परिचित थे। यह खोज कहां हुई? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या लोथल? लीथल नहीं है दोस्तों, ये लोथल है। देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग से प्रश्न का उत्तर दें तो बड़े आराम से बता पाएंगे कि ये पैमाना लोथल में मिला था। लोथल जो कि एक डॉकयार्ड सिटी है, एक बंदरगाह शहर है, मार्केट वहां पर मौजूद है, दुकानें वहां मौजूद हैं और दुकानों पर यदि माल बेचा जाएगा तो माल को मापने के लिए, नापने के लिए पैमाने की जरूरत पड़ेगी। तो पैमाने का विकास कहाँ किया गया होगा? लोथल में किया गया होगा। और ये पैमाना किसका बना हुआ था? तो ये पैमाना न तो लकड़ी का बना था, न लोहे का बना था, न सोने का, न चांदी का, न तांबा का। ये किसका बना हुआ था? तो ये बना हुआ था हाथी दांत का। तो ध्यान रखिएगा, लोथल से पैमाना प्राप्त हुआ है, पैमाना हाथी दांत का बना हुआ है और इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पैमाने से परिचित थे, माप तोल से वे परिचित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? कई बार हमने चर्चा कर ली। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उर्वरता देवी की मूर्ति किस नगर से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, पाटलिपुत्र से, मोहनजोदड़ो से या शुक्तिमती से? तो ध्यान रखिएगा, शुक्तिमती तो 16 महाजनपद जो होते हैं उनमें से एक महाजनपद होता है चेदी महाजनपद, और चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? शुक्तिमती है। तो ये तो गणराज्य काल का एक नगर है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों सैंधवकालीन नगर हैं। और पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र तो मगध महाजनपद की राजधानी है। तो ये दोनों नगर तो महाजनपद काल से जुड़े हुए हैं। हालांकि उर्वरता देवी की मूर्ति तो कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, प्रश्न से तो इस बात से तो कोई उत्तर आपको मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं, पर पेपर में तो ऐसे नहीं अंदाजा लगता। तो पेपर में आपको पता होना चाहिए कि उर्वरता देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो उर्वरता देवी की जो मूर्ति है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। देखिए एक मूर्ति है और उस मूर्ति के गर्भ से एक पेड़ निकला हुआ है, ऐसे इस तरीके की एक मूर्ति है। देखिए ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत गंदी है, पर एक मूर्ति के गर्भ से एक पेड़ निकला हुआ है, ऐसी एक मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। और पुरातत्वविद कहते हैं कि क्योंकि गर्भ से पेड़ निकला हुआ है इस वजह से यह उर्वरता की देवी हैं। तो उर्वरता की देवी की मूर्ति किस नगर से प्राप्त हुई अगर वो पूछा जाए तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। तो दोस्तों अभी सिंधु घाटी सभ्यता में और प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में और बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है, मस्त रहना है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।